नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी दोस्तों, डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे जो कि नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 33 में है। पुराने एक्ट में सेक्शन 32 में था। तो चलिए समझते हैं नए एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, क्या लिमिट होगी, क्या रेट होगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो कि सेक्शन 33 के अंदर है। वो भी मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 33 के अंदर डेप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है। तो सेक्शन 33 का सबसेक्शन 1 सबसे पहले बोलता है कि कौन से ऐसे एसेट्स है जिसका आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, जिसका डेप्रिसिएशन अलाउ है। तो डेप्रिसिएशन अलाउ है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का, एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़ के। टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ गई, जैसे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ले सकते हो आप, मशीनरी का ले सकते हो, प्लांट का ले सकते हो, फर्नीचर का ले सकते हो। इनटेंजिबल में नॉन हाउ का ले सकते हो, पेटेंट्स का ले सकते हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस का ले सकते हो, फ्रेंचाइजी का ले सकते हो और सिमिलर बिजनेस राइट, इनका आप ले सकते हो। कंडीशंस क्या है? एसेट्स मस्ट बी ऑन, मतलब जो है जिसका आप डेप्रिसिएशन लोगे, एसएससी की खुद की होनी चाहिए, फुल्ली या पार्टली, तभी क्लेम कर सकता है। और उस एसेट्स को वो बिजनेस या प्रोफेशन में यूज़ कर रहा है तभी क्लेम कर सकता है। और इंटेंजिबल एसेट्स 1998 के बाद एक्वायर हो तो उसका भी वो डेप्रिसिएशन ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने बाई किया मशीन 10 लाख का, ट्रेडमार्क 2 लाख का, दोनों ही बिजनेस यूज़ के लिए है, तो दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सबसेक्शन के बारे में, सेक्शन 33 सबसेक्शन 2, जो कि पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के बारे में बोलता है कि इस केस में कैसे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अंडरटेकिंग अगर इंगेज है पावर को जनरेट करने में, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस केस में डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कोस्ट, एक्चुअल कोस्ट की जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज है उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन का रेट होगा। जैसे कि कंपनी बाई कर रही है टरबाइन 50 लाख रुपए का, जिसका प्रिस्क्राइब्ड रेट 15% है, तो डेप्रिसिएशन 50 का 15% यानी 7,50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। अभी सेक्शन 33 का सबसेक्शन 3, जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट के बारे में बोलता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होगी। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब कि उस एसेट्स की टैक्सेबल वैल्यू या ग्रोस वैल्यू जब आपने उसको बाई किया था, ठीक है, या पीछे से जो कैरी फॉरवर्ड होके आई आपकी एसेट पिछले साल से नेक्स्ट ईयर में आई, तो जो वैल्यू आपने अपनी फिक्स एसेट चार्ट में बैलेंस शीट में दिखाया है 31 मार्च को और 1 अप्रैल को जो वैल्यू बनेगी वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स होती है, यानी जो डेप्रिसिएशन से पहले वाली वैल्यू हो वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहलाता है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट पे 2 तरह के रूल है, एक है नॉर्मल रूल और दूसरा है पार्टली यूज फॉर बिजनेस, तीसरा है डबल डिडक्शन नॉट अलाउड। 3 तरह के रूल है ब्लॉक ऑफ एसेट्स में। तो डेप्रिसिएशन इजकल टू, ए वाले पॉइंट में डेप्रिसिएशन इजकल टू प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू यानी WDV वैल्यू जो ब्लॉक की है, ब्लॉक मतलब उस एसेट की वैल्यू WDV में जो आ रही है उसका परसेंटेज, वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनेगी। जैसे कि मशीनरी की WDV वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो उसका मशीनरी पे 15% का डेप्रिसिएशन है, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 8 लाख का 15% यानी 1,20,000 रुपये डिडक्शंस क्लेम कर सकता है, यानी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ये नॉर्मल रूल में है जब WDV से वैल्यू उठ के आ गई। WDV में क्या होता है, पूरे साल आपने एसेट्स को यूज़ किया, लास्ट में आपको डेप्रिसिएशन लेके
उसका WDV के अकॉर्डिंग क्लोजिंग बन जाता है, तो वो क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में जाता है। तो जो नेक्स्ट ईयर में क्लोजिंग वैल्यू उठ के आएगी यानी ओपनिंग वैल्यू पे जो रेट लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन का, अगर कोई एसेट्स उस हेड में परचेज नहीं है, उस प्रकार से नॉर्मल रूल में डेप्रिसिएशन निकालना होता है। लेकिन अगर पार्टली यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए और पार्टली और अदर पर्पज़ के लिए, तो कैसे डेप्रिसिएशन निकलेगा? देखो, एसेट अगर यूज़ हो रहा है पार्टली बिजनेस पर्पज़ के लिए और पार्टली पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो डेप्रिसिएशन जो है उसका प्रपोर्शनेट मिलेगा जितना आप बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कार 60% बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और 40% पर्सनल के लिए, तो 60% ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट किया आपने 30,000 रुपये, तो 30,000 का 60% यानी 18,000 रुपये आपको अलाउ होगा डिडक्शन क्लेम करने का। ठीक है। डी वाले में है डबल डिडक्शन नॉट अलाउ, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। डबल डिडक्शन का मतलब हो गया कि आपने कोई एसेट खरीदी, ठीक है, उसकी आपकी कॉस्ट हो गई है, वो आपने अपने P&L में क्लेम कर लिया जो कि सेक्शन 54 के अंदर है तो ऐसे केस में आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने उसका पहले से ही P&L में उसकी कॉस्ट बना के उसको क्लेम कर लिया, आपने परचेज की अपनी कॉस्ट बना के अपने एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो डेप्रिसिएशन को नहीं ले सकते। डेप्रिसिएशन उसी केस में लेंगे जब आप कैपिटलाइज करोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जो आपकी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स का पार्ट बनेगा। अगला आते हैं सेक्शन 33 सबसेक्शन 4। अगर 180 दिन से कम यूज किया है एसेट, तो उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा? कह रहे अगर एसेट सेम ईयर के अंदर आपने एक्वायर कर लिया, लेकिन उस एसेट्स की जो यूज है, उस एसेट्स को जो आपने उस ईयर के अंदर यूज किया वो 180 दिन से कम किया, तो ऐसे केस में 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन रेट होगा उसका हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर 15% रेट है तो उसका आपको 7.5% मिलेगा, और अगर 10% रेट है तो उसका 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू बनेगी उसका 50% वैल्यू आपको डिडक्शन के रूप में अलाउ होगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि कोई मशीनरी खरीदी 4 लाख रुपए की, उस पर 15% का डेप्रिसिएशन था, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये होता है। लेकिन अगर मशीनरी 3 महीने ये केवल यूज किया है तो उस केस में 50% यानी 60 डिवाइड बाई 2, तो या 60 का 50% निकालो तो 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन मिलेगा। बेसिकली 180 दिन से कम यूज हुआ है तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, जितना बनता है उसका हाफ। अभी बात करते हैं सेक्शन 33 सब सेक्शन 6 में, लीज होल्डिंग बिल्डिंग इंप्रूवमेंट। देखिए, अगर आपने लीज होल्डिंग बिल्डिंग का इंप्रूवमेंट कराया है तो कैसे मिलेगा डेप्रिसिएशन? जैसे कि यूजेस रेंटेड बिल्डिंग का है और कैपिटल मनी कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए खर्च कर रहे हो, उस केस में जो भी आपने उसके ऊपर रिनोवेशन के लिए खर्चा किया उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, क्योंकि उस केस में जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो खुद की बिल्डिंग के रूप में ट्रीट किया जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए, तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर शॉप रेंटेड पे है और एसएससी ने 5 लाख रुपए रिनोवेशन में इन्वेस्ट खर्च कर दिया, तो डिडक्शन यहाँ पे 5 लाख रुपए का उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू जितना आप खर्चा कर रहे हो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के लिए, तो वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। कंपल्सरी डेप्रिसिएशन के बारे में बोलता है कि सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 कि डेप्रिसिएशन जो है वो कंपल्सरी मिलेगा एसएससी को। अगर वो प्रॉफिट में नहीं भी उसको कैलकुलेट कर रहा है तो भी उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन बनता है, लेकिन उसने प्रॉफिट 10 लाख ही बुक कर रखा है, तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 9 लाख रुपए होगा। यानी इनकम टैक्स जब इसको प्रोसेस करेगी तो 9 लाख ही कैलकुलेट करेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा न्यू मशीनरी का। सेक्शन 33 सब सेक्शन 11 लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। देखिए, डेप्रिसिएशन ओनली अलाउ अप टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। 10 लाख का प्रॉफिट है, अगर आपका डेप्रिसिएशन 12 लाख बनता है तो 10 लाख ही क्लेम करोगे, बैलेंस 2 लाख का कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 40,000 रुपये का प्रॉफिट बना, 1 लाख का डेप्रिसिएशन बना, तो 40,000 रुपये ही अलाउ होगा, बाकी का 60,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर के रेट के बारे में बात करें तो वो इनकम टैक्स का जो रूल है उसके अंदर रेट एंड प्रोसीजर के बारे में बताया है, तो वो मैं अपनी आगे की वीडियो में लेके आऊँगा। अभी आपने एक्ट को समझा कि डेप्रिसिएशन में किस किस का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, किसका क्लेम कर सकते हैं। बाकी रेट चार्ट जो है अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा, डेप्रिसिएशन रेट चार्ट एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।